स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है सीडीपी की थ्योरी की लास्ट क्लास हमारी तरफ से दिया गया है। यह क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यह क्लास पूरी सीडीपी के सिलेबस को कवर कराते हुए मैं आपके बीच लाने वाला हूँ। तो जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं मैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं, जिस तरीके से मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, आप अगर नोट्स को लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ले सकते हैं। और अगर जो है आप लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज मतलब रोकते हुए, ठीक है। चलिए मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। पूरी सीडीपी आज हमारी तरफ से कंप्लीट है। 2, 3, 4 क्लासेज पुरानी वीडियोज मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया है। आप उन वीडियोज के नोट्स जरूर बना दीजिएगा। जैसे पावलाव के वीडियो, कोहलबर्ग के सिद्धांत, इन 2-3 सिद्धांतों को मैंने छोड़ा था तो मैंने उसमें ऐड किया है, आप जरूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को समझ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मित्रों समावेशी शिक्षा की। तो मित्रों, समावेशी शिक्षा क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, समावेशी शिक्षा जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक, मानसिक क्षमता के आधार बिना भेदभाव किए शिक्षा सामान्य कक्षा में देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि विभिन्न तरीके की जो जातियां हैं, धर्म है, लिंग है, मानसिक क्षमता है, और उसके बाद जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई सही बच्चा है, तो इनके लिए अलग व्यवस्था न की जाए, इन्हें एक ही विद्यालय में समावेशित करके पढ़ाया जाए, वही होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के इतिहास के बारे में बात करते हैं मित्रों। इसका इतिहास क्या रहा है कि समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या विश्व के लोगों ने समावेशी शिक्षा पर कैसे ध्यान दिया, या इसके पहले समावेशी शिक्षा के पहले लोगों को जो है अच्छे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, छोटे थोड़े उससे खराब कैटेगरी के बच्चों को अलग कक्षा में बैठाया जाता था। लेकिन समावेशी शिक्षा के इतिहास के बाद या समावेशी शिक्षा के बनने के बाद सबको एक क्लास में बैठा करके पढ़ाने की मुहिम को चलाया गया। मित्रों, सबसे पहली एक अध्यक्षता मतलब एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहते हैं जोमेसियन सम्मेलन। जोमेसियन शहर जो है थाईलैंड में स्थित है। यह सम्मेलन 1990 में हुआ था। इसमें कुल 52 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 52 देशों ने इसमें कुल भाग लिया था, ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया था? 52 देशों ने भाग लिया था। इसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी, समावेशी शिक्षा की बात नहीं थी, लेकिन अनिवार्य शिक्षा की तो बात कहीं ना कहीं कही गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। तो यह समावेशी शिक्षा का ही एक कहीं ना कहीं एक क्लू आपको मिल रहा है कि अगर अनिवार्य शिक्षा की बात है तो इसका मतलब है दिव्यांग या विकलांग बच्चों को भी शिक्षा दी जाए। आगे बात करते हैं मित्रों सलमानका का सम्मेलन। सलमानका का सम्मेलन जो है यह स्पेन में स्थित है। सलमानका नाम का शहर है, यह स्पेन में स्थित है। इस सम्मेलन 1974 में हुआ था। इसमें कुल 92 देशों ने भाग लिया था। 25 अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संगठनों ने इसमें भाग लिया था। इसका जो मेन विषय था वह था विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों पर विश्व सम्मेलन, सुलभता एवं क्षमता। इसका मेन मोटो क्या था, इसका मेन थीम क्या था? इसका थीम था कि जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता का मतलब होता है जो दिव्यांग है, जो दृष्टिबाधित है, जो बोल नहीं सकते, जो मूक बधिर है, ऐसे लोगों को जो है सुलभ तरीके से इन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और इनकी जो अंदर की दैवीय क्षमता है उसका जो है बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, एक सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया का सम्मेलन। यह 2000 ईस्वी में हुआ था। समावेशी शिक्षा पर 6 सूत्रीय कार्यक्रम इस सम्मेलन में दिया गया था। 2015 तक इसका सबसे बड़ा जो विषय था यह था 2015 तक पूरी दुनिया को समावेशी शिक्षा देने का संकल्प इसी सम्मेलन में लिया गया था। किस सम्मेलन में? इंडोनेशिया सम्मेलन में। किसी भी मतलब कि जाति, धर्म, लिंग या भेदभाव के किसी भी आधार पर हम नहीं करेंगे, बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं अपवंचित बालक क्या होते हैं। अपवंचित का मतलब होता है जो बच्चा छूट गया हो या जो बच्चा पढ़ने से पीछे चला गया हो उसे अपवंचित श्रेणी में रखते हैं। अर्थात छूटे हुए बालक को, शिक्षा से छूटे हुए बालकों को अपवंचित बालक कहा जाता है। आर्थिक रूप से अपवंचित बालकों को छात्रवृत्ति, कापी किताबें आदि देकर के सहयोग प्रदान किया जाता है। अपवंचित बालक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया अपवंचित बालक क्या होते हैं, ठीक है। अपवंचित बालक का मतलब होता है कि जो बच्चा पीछे हो गया है, किन्हीं न किन्हीं कारणों से उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, उन्हें शिक्षा हम किस प्रकार से देंगे। तो आर्थिक रूप से अपवंचित बालकों की शिक्षा जो है, बालकों को छात्रवृत्ति, कापी किताबें आदि देकर के हम उनका सहयोग करें। पारिवारिक रूप से अपवंचित बालकों के साथ मित्रवत एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए। जिनके माता पिता नहीं हैं उनके साथ आप मित्रवत व्यवहार करेंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा।
शारीरिक रूप से अपवंचित या वंचित बालकों को सुविधाएं दे, जैसे दृष्टिबाधितों को चश्मे वगैरह, और पैर से दिव्यांग बालकों को बैसाखियां प्रदान करें, और उसके लिए बेचारा शब्द का प्रयोग न करें। कोई भी आपको जो है शारीरिक रूप से अपवंचित बालक मिलता है तो उसके लिए आप बेचारा शब्द का कतई प्रयोग न करें। अगर बेचारा शब्द प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर हीन भावना शब्द आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी, जिससे वह बच्चा जो है आगे अपने आप को कमजोर समझने लगेगा। बेचारा शब्द का कभी प्रयोग नहीं करना है। सामाजिक अपवंचित बालकों को जो है, सामाजिक अपवंचन के बालकों का मजाक न उड़ाएं, हो सके तो उन्हें आधुनिकता से परिचित कराएं। जैसे कोई गांव का बच्चा है, वह विद्यालय में जाता है और उस विद्यालय में जो है बड़े 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 घर के बच्चे हैं, वो जो है यस नो बोल रहे हैं, और बच्चा काव यस मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं देसिया भाषा में बोल रहा है, तो अन्य बच्चे के साथ साथ अगर आप टीचर होकर के उसका मजाक उड़ाएंगे तो बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा, हो सकता है वो पढ़ाई भी छोड़ दे। आपका एक शिक्षक के तौर पे यह कर्तव्य होता है कि अन्य बच्चों के साथ उसे जो है मजाकिया अंदाज में घुलने मिलने का अवसर दें और उसे जो है आधुनिकता से परिचय कराएं। जैसे यच को हम लोग यच बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से उसे एच बोलते हैं, HIJKLM, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, यम, यन, OPQ, इस तरीके से। तो आधुनिकता से उसका परिचय कराएं, भाई L होता है, M होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसे बेहतर करने का प्रयास करें। समावेशी शिक्षा में मित्रों समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक का मतलब क्या होता है मित्रों? समस्यात्मक बालकों में वे बालक आते हैं जो सामान्य कक्षा को चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सामान्य कक्षा, ऐसे बालक जो सामान्य कक्षा जैसे चल रही है, कुछ उसमें से दोखी टाइप के बालक होते हैं। दोखी मतलब दुष्ट टाइप के होते हैं, दोषी मतलब उस तरीके से मत समझिएगा, दुष्ट टाइप के बालक होते हैं, क्लास को चलने में जो है दिक्कत करते हैं। तो समस्यात्मक बालक के प्रकार कौन होते हैं? जो चोरी करने वाला बालक होता है, कहीं ना कहीं वो चोरी करेगा, किसी न किसी का पेन मारेगा, कहीं ना कहीं वो बच्चा परेशान होगा, क्लास चलने में डिस्टर्बिंग होगी। प्रतिभाशाली बालक भी मित्रों समस्यात्मक बालक में आता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बालक है, कोई आप प्रश्न देंगे, धड़ाक से उत्तर उसका कर देगा, उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, दूसरे के चिकोटी काटेगा, दूसरे को पेन खोभेगा, ठीक है, इस तरीके का काम करेगा। तो प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वह जो कक्षा के आम बच्चे हैं उनसे तो अलग है, फटाक से सवाल कर लेगा, उसके बाद कक्षा को चलने में समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि वह अध्यापक का भी प्रिय हो जाता है, वो दादा हो जाता है उस कक्षा का। अति सक्रिय बालक जो होता है वह भी समस्यात्मक बालक में आता है। अति सक्रिय बालक का मतलब क्या होता है? नाखून चबाना, कागज फाड़ना, या यूँ कहे तो ज़रूरत से ज़्यादा कक्षा में उत्पात मचाने वाले जो बालक होते हैं वो अति सक्रिय बालक में आते हैं। झूठ बोलने वाले बालक समस्यात्मक बालक के प्रकार में आते हैं। हिंसा करने वाले बालक, किसी बात पर झगड़ा तुरंत हो जाता है ऐसे बालकों का, ठीक है। चलिए, समस्यात्मक बालक को आप शिक्षा कैसे देंगे? चोरी करने वाले बालकों को शिक्षा कैसे देंगे? चोरी करने के कारणों का पता लगाया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, न्यूनतम जेब खर्च जरूर दें, अधिक पैसे देकर आदत न बिगाड़े, चोर चोर उसे न कहें, ठीक है। सब चीज़ें जो है केवल एक बार पढ़ना है। प्रतिभाशाली बालक को कैसी शिक्षा दें? चुनौतीपूर्ण कार्य दें, उसे व्यस्त रखें, प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करें। अति सक्रिय बालक को शिक्षा कैसे देंगे? अति सक्रिय बालक को शिक्षा, इसको कुछ काम जरूर देते रहें, अगर काम नहीं करेगा तो नाखून साखून चबाएगा, दूसरे से मार झगड़ा करेगा। इसको सक्रिय रखें, श्यामपट्ट साफ कराएं, बागवानी कराएं। जो अति सक्रिय बालक है उसकी ऊर्जा का प्रयोग करें, इनके खेलों या योग के माध्यम से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। झूठ बोलने वाले बालकों को शिक्षा कैसे दी जाएगी? झूठ बोलने वाले बालकों के कारणों का पता लगाएं। झूठ बोलने वाले लोगों उससे थोड़ा सा ये कराएं कि भाई देखो, अगर आप झूठ बोलेगे तो ऐसा नहीं है कि आपका झूठ कोई पकड़ नहीं पाएगा, आपको झूठ लोग पकड़ेंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी समाज में। उसे जो है मतलब कि मोटिवेट करिए कि बेटा झूठ बोलोगे दिक्कत होगी। हिंसा करने वाले बालकों को शिक्षा देना, कैसे शिक्षा देंगे? इन्हें नैतिकता एवं शांति के बारे में बताएं। यह बताएं कि हिंसा झगड़े का कोई हल नहीं होता है। यह बताएं कि हिंसा करने वाले बालकों को माता पिता को जरूर सूचित करें कि भाई आपका बेटा जो है हिंसा कर रहा है, और अगर दिक्कत होती है तो अंत में आप कानूनी कार्रवाई भी करें, जिससे बच्चा जो है जुवेनाइल कोर्ट वगैरह में जाएगा। किशोर वाले मतलब कि न्यायालय होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उससे कानूनी कार्रवाई अंत में आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर बच्चा ज़्यादा बिगड़ रहा है तो।
प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक का मतलब होता है बुद्धिमान। मित्रों, कुछ बच्चे का जो है हमारे पास कमेंट आया, भैया आपका जो PDF है उसे निकालने में थोड़ी चीज़ें मिट जा रही हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास जिस मोबाइल से मैं PDF बनाया हूं, शायद पिक्सल वगैरह उतनी बेहतरीन न रही हो, लेकिन मैंने प्रयास किया था कि बेहतर आए। लेकिन आपके पास PDF तो है ना, अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है तो आप अपनी तरफ से भाई मैनेज करिएगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से अगर मैनेज करने का प्रयास किया है तो आप भी मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर चहका करके लिख लीजिएगा, चटक कर लीजिएगा पेन से, ठीक है। ज़्यादा गड़बड़ नहीं आ रहा होगा, 2-1 पेज में गड़बड़ होगा, उसे आप सही कर लीजिएगा। प्रतिभाशाली बालक की जो परिभाषाएं हैं देख लीजिए। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होती है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? ये निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा खेल, नृत्य एवं कला में भी आगे रहते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होता है इसकी IQ लेवल 130 से ज़्यादा होती है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। और इन्होंने यह भी बताया है, यह पाठ्यक्रम में तो आगे रहते हैं, इसके अलावा जो खेल, नृत्य या अन्य सारे कार्य होते हैं उसमें भी आगे रहते हैं। पॉल विटी साहब ने क्या बताया? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है पॉल विटी की। प्रतिभाशाली बालक खेल पसंद करते हैं, इसमें 50% मित्र बनाते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं और 96% बालक अनुशासन प्रिय होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अनुशासन प्रिय होते हैं। स्किनर साहब ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक उन 1% बच्चों को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। स्किनर साहब ने कहा वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। हैविंग हॉट साहब ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए सफल विद्यालय वही हो सकता है जिसमें उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास हो सके, ठीक है, वही इनके लिए असफल विद्यालय हो सकता है। विद्वानों के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की IQ क्या होती है? टर्मन ने क्या कहा है जो महत्वपूर्ण है? टर्मन साहब ने कहा कि 140 के ऊपर वाला बच्चा प्रतिभाशाली होता है। पॉल विटी ने कहा 120 के ऊपर वाला बच्चा प्रतिभाशाली होता है। क्रो एंड क्रो ने 130 के ऊपर बताया है और हैक साहब ने बताया है 125 के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट टर्मन है, यही आपसे पूछा भी जाता है। टर्मन साहब के अनुसार जो विद्वान होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वह जो है 140 के ऊपर होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान क्या होती है? मित्रों, कठिन विषयों में ऐसे बालक रुचि रखते हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता इनके अंदर होती है, इनकी नेतृत्व की क्षमता बेहतरीन होती है, यह अनुशासन प्रिय होते हैं। विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य, सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी इनकी सुनिश्चित करनी चाहिए। आगे बात करते हैं मित्रों, नोट यहाँ पर लिखा गया IMP करके आप डाल लीजिएगा इसे। क्या है IMP? मित्रों, जो सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन होता है, सृजनशील बालक बहुमुखी, सृजनशील जो बालक होता है वो बहिर्मुखी होता है, ठीक है। तो सृजनशील बालकों में कैसा चिंतन होता है? अपसारी होता है। इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, CTET में तो कई बार आया है, UP टेट में भी आ सकता है। तो जो क्रिएटिव बालक होता है, जो रचनात्मक बालक होता है, जो सृजनशील बालक होता है, वह अपसारी चिंतन होता है, अर्थात इसके चिंतन कई जगहों पर चलते रहते हैं। जो पिछड़ा बालक होता है, बात करते हैं मित्रों पिछड़े बालक की, तो जो पिछड़ा बालक होता है, पिछड़े बालक का मतलब शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक। तो वार्टन हॉल की परिभाषा है, तो सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है, ठीक है, ऐसे पिछड़े बालक होते हैं। वार्टन हॉल। बर्ट के अनुसार क्या इन्होंने कहा है? बर्ट के अनुसार इन्होंने कहा है कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर से एक सीढ़ी नीचे कक्षा के कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोग जो है पिछड़ा होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कक्षा 5वीं में चले गए हैं, अगर 5वीं का बालक कक्षा 4थी का जो है प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है तो वह पिछड़े बालक की कैटेगरी में आएगा। यह किसने कहा है? बर्ट साहब ने कहा है। देखिए चीज मित्रों, यह चीज़ें आपको याद नहीं होंगी एक बार में, आपको बराबर से इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। नोट्स आपने बना लिया है, नोट्स आपने परचेज कर लिया है, तो आपको एक हफ्ते में 1-2 बार नोट्स आपको पढ़ना चाहिए और प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाते रहिएगा। उसमें से जो नए क्वेश्चन मिलते हैं उसका आप अलग से नोट्स अपने अनुसार बनाते रहिएगा। पिछड़ेपन के प्रकार कौन कौन से होते हैं देख लीजिए मित्रों। सामान्यतः पिछड़ापन एक होता है यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर है तो सामान्य पिछड़ापन है। मतलब वो सामान्य पिछड़ापन का मतलब होता है सभी विषयों में अगर कमजोर है तो सामान्य पिछड़ापन है। और विशिष्ट पिछड़ापन का मतलब होता है विशिष्ट रूप से पिछड़ गया, मतलब उसे आता तो है लेकिन 1 या 2 विषयों में केवल कमजोर है, वो विशिष्ट पिछड़ेपन का होता है। तो ध्यान रखिएगा, पिछड़ेपन का उपचार किया जा सकता है। भाई उपचार तो होता ही है, अगर उसके कारणों का आप पता लगाइए, अगर वो कारण को पता लग जाता है उसके बाद आप उसका उपचार कर दीजिए। उपचार का मतलब पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, अच्छे से व्यवस्था करिए। आगे बात करते हैं मित्रों, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था मित्रों, कारणों को जानना और उपचारात्मक शिक्षण प्रणाली को अपनाना होता है, ठीक है। यह होता है पिछड़े बालकों को। अभिप्रेरणा और अधिगम मैंने आपको पढ़ा दिया है, हमें लगता है कि अभिप्रेरणा और अधिगम मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समायोजन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है,
ठीक है। ये देखिए मैंने आपको जो है समायोजन नहीं पढ़ाया क्या, देखिए देख लीजिए। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना जो है समायोजन कहलाता है। इसकी मुख्य परिभाषाएं क्या है समायोजन की, आप लिखिएगा जरूर। कोलमैन साहब ने कहा है, कोलमैन के अनुसार समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबावों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम होता है समायोजन। ठीक है। स्किनर साहब ने कहा है कि स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। गेट्स साहब ने कहा कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे प्राणी व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह अपने वातावरण के बीच आधुनिक संतुलित संबंध बनाता है। कुसमायोजन क्या होता है, समायोजन का मतलब जब आप वातावरण से समायोजन हो पाए तो समायोजन होता है। कुसमायोजन का मतलब होता है जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो उसे कुसमायोजन कहलाता है। जैसे वर्तमान के समय में ज़रूरत है आपको अच्छी तरीके से यूपी टेट पे काम करना, तो अपने आप को अगर आप समायोजित करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो समायोजित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कुसमायोजन में जाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप अपने माता पिता के पैसे पर ऐश करने शुरू कर दीजिए। 30-32 साल तक अपने मम्मी पापा के पैसे को खाइए, उसके बाद 35 साल के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई कुसमायोजन होता क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुसमायोजन के तत्व क्या होते हैं। तनाव होता है, द्वेष होता है, दबाव होता है, कुंठा होता है, द्वंद्व होता है। जब आप कुसमायोजन में चल जाते हैं तो आपको यही चीज़ें होती हैं। तनाव क्या होता है, जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव में आ जाता है। ठीक है। द्वेष या चिंता क्या होती है, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है उसे द्वेष जागृत हो जाता है। द्वेष का मतलब होता है चिंता। जैसे वातावरण और परिस्थिति के अनुसार ये है कि भाई कुछ न कुछ आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए, आपके घर की आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए। अगर आप सबसे बड़े हैं तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप अपने माता पिता के जो आपके माता पिता के कार्य हैं, जो आपके पैतृक कार्य हैं, उसमें आप हाथ बटाइए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करिए। उसके साथ साथ आप पढ़ाई को जो भी क्लियर करते रहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको चिंता जागृत होगी कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, बाद में हमें कैसे हम मैनेज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, आगे बात करते हैं दबाव। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में रहता है। जो दबाव होता है वह बिल्कुल आत्मसम्मान के लिए ही होता है। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है तभी आप किसी दबाव में आएंगे, नहीं तो कोई दबाव नहीं रहेगी। जैसे वर्तमान के समय में मैंने आपसे कहा था मैं सीडीपी कंप्लीट करवाऊंगा, तो मेरे आत्मसम्मान की बात थी, तो मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं जो है सीडीपी कंप्लीट करवाऊंगा, तो आज मैं उसे कंप्लीट करवा रहा हूं। अब तक मेरा प्रेशर था कि भाई सीडीपी नहीं कंप्लीट हो रहा है तो बच्चे मुझे क्या 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 बोलेंगे। ठीक है, तो आज प्रेशर मेरे अंदर से समाप्त हो गया, मेरी आत्मसम्मान बची रह गई। कुंठा क्या होता है, कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है तो बच्चा जो है कुंठा में चला जाता है। जैसे वर्तमान के समय में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, यूपी टेट वगैरह की तैयारी आप बहुत मन से कर रहे हैं और अगर गलती से कोई रोल नंबर वगैरह डालने में गलती हो गई और आप 140 नंबर करके आए थे और आपका जो रिजल्ट है वह फेल आ गया तो आप कुंठा में चले जाएंगे। द्वंद्व क्या होता है, जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। अर्थात क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे कहते हैं द्वंद्व। क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को मैंने आपको पढ़ा दिया है मित्रों। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की वीडियो मैंने आपको दे दिया है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने करा दिया है, उसके बाद ये सभी चीज़ें मैंने आपको करा दिया है। बुद्धि भी मैंने आपको करा दिया है, बुद्धि के सिद्धांत भी आपको मैंने करा दिया है। ठीक है, बुद्धिमापन भी मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत भी करा दिया है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा में संप्रेषण मैंने नहीं कराया, देख लीजिए, छोटा सा है। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ मतलब होता है किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का मतलब होता है मित्रों बातचीत करना। अगर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आपकी बात हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है हमारी और आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, वो बेहतरीन तरीके से चल रही है। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। संप्रेषण क्या होती है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है। संप्रेषण का मतलब होता है समधन प्रेषण, समान रूप से भेजा गया जो होता है वह संप्रेषण कहलाता है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सामान्य करना। क्या होता है, सामान्य करना होता है। परिभाषा देख लीजिए,
वीवर साहब ने कहा है कि वे सभी तरीके जिनके द्वारा मानव एक दूसरे को प्रभावित करता है संचार के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि हम आप बोल करके ही बातचीत कर रहे हैं तभी संप्रेषण हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम और आप जो है इशारे में भी अगर बात कर लेते हैं, हमारी और आपकी आंखें भी अगर बात कर लेती हैं, तो हम और आप आपस में कम्युनिकेट कर पाए हैं। हम और आप आपस में बात जान रहे हैं ना। नैनाचार शब्द इस्तेमाल होता है। नैनाचार का मतलब क्या होता है? नैनाचार हो गया, मतलब आपकी दो आंखें हमारी दो आंखें जब मिल करके चार होती हैं तो उसे नैनाचार बोलते हैं। न्यूमैन एवं समर ने क्या कहा है? संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं को पारस्परिक आदान प्रदान करना होता है। ठीक है। कीस महोदय ने कहा है कि संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने की क्रिया होती है। किसने कहा है? कीस साहब ने कहा है। संप्रेषण एक जीवन कौशल है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यही है। संप्रेषण क्या है? एक जीवन कौशल है, आपसे पूछा जा सकता है। संप्रेषण की विशेषताएं क्या है? संप्रेषण हमेशा द्विमार्गी होता है, एक मार्गी कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर आप बोल रहे हैं, अगला व्यक्ति आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, आपको समझ ही नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हैं, पक 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 बोलते जा रहे हैं, अगला व्यक्ति आपको सुन ही रहा है, इसका मतलब आपने जो कम्युनिकेशन किया है, जो संप्रेषण आप कर रहे हैं, वो संप्रेषण नहीं है, वो आपका केवल एक भ्रम है कि आपकी बातें लोग सुन रहे हैं, आपको सुन कोई नहीं रहा है। तो संप्रेषण एक द्विमार्गी होता है, उधर से भी हो, आपकी तरफ से भी हो, तब संप्रेषण होता है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेषण ज्ञान स्थानांतरण की प्रक्रिया है। संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। हमारा और आपसे संबंध बन रहा है, इसका मतलब है कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कुछ चीज़ें सुझाव देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें जो है बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब संप्रेषण हो रहा है। संप्रेषण वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक दोनों प्रकार से किया जाता है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। संप्रेषण कभी समाप्त नहीं होती है। जो प्रेषक होता है वो संप्रेषण को भेजता है। जैसे मैं आप तक जो है संप्रेषण पहुंचा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले संदेश लिखूंगा, जो भी मेरा संदेश होगा उसे मैं लिखूंगा। संदेश कैसे जाए उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, तो माध्यम मैं बनाऊंगा। जैसे मोबाइल, जैसे मैं प्रेषक हूं, मैं आपके पास कुछ भेजना चाहता हूं, तो पहले मैं संदेश को टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, ट्विटर से, कबूतर से, लेटर से, डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से, किसी तरीके से आप तक मैं अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो माध्यम खोजूंगा। माध्यम के बाद आप उसे जो है हमारे संदेश को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद आप हमें प्रतिपुष्टि देंगे, भाई आपकी बातें कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ठीक है। तो आप प्रतिपुष्टि देंगे और जो प्रतिपुष्टि होगी वो दोबारा से जो है सेंडर, प्रेषक तक पहुँचती है। तो जो संप्रेषण होता है पूरी तरीके से एक चक्रीय व्यवस्था है, यह अनवरत तरीके से चलती रहती है। ठीक है। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है संप्रेषण। हम और आप अगर बातचीत करने लगे, अगर नींद न आए तो बात खत्म ही नहीं होगी, लगातार बात चलती रहेगी। ठीक है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री एवं TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या होता है। मित्रों, जो ब्रेल लिपि का निर्माण है लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। बचपन में ही अपने पिता के काम करने वाले लोहे के औजारों से खेलते हुए इनकी दृष्टि चली गई थी। तो ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। बिंदुओं की संख्या कितनी होती? 6 होती है। यह इंपॉर्टेंट है, यह सीटेट में आता है, यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो लुईस ब्रेल लिपि के संस्थापक थे। इसे 6 बिंदुओं पर मोटे कागज पर उभारा जाता है। इसकी सहायता से दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो ऐसे बालक जिन्हें निकट का तो दिखाई देता है परंतु दूर का दिखाई नहीं देता है, ऐसे बालकों को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उल्टा है, आप समझिएगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट में नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब निकट का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने, मैंने कराया है। ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो डेविड मैकलीलैंड ने दिया है। चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा उपलब्धि प्रेरणा कहलाती है। ठीक है। इसे आप पढ़िएगा। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? देख लीजिए। ठीक है। अब प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। ठीक है। इनके अनुसार यदि बच्चा जो है
हटेगा नहीं गया, 1 मिनट, हट नहीं रहा है। हाँ चलिए छोड़िए। फ्रेडरिक हजरबर्ग ने इसे दिया है। इनके अनुसार यदि बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। अब प्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेडरिक हजरबर्ग ने दिया है। इनके अनुसार बच्चा अगर मेंटली और फिजिकली स्वस्थ है तभी जा करके वह जो है आगे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। प्रोत्साहन का सिद्धांत VVIP है, या जो है पहले यूपी टेट में आ चुका है। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? बाउल्स एवं कॉफमैन ने दिया है। इनके अनुसार बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर के व्यक्ति कार्य करता है। वर्तमान के समय में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बाहरी उद्दीपक प्रेरित कर रहा है। आपको प्रेरित कर रहे होंगे आपके माता पिता, आपको प्रेरित कर रहे होंगे आपके साथी, आपको प्रेरित कर रहा होगा आपका समाज कि भाई जो सरकारी नौकरी पाया है उसके घर गाड़ी आ गई है, जो सरकारी नौकरी पाया है उसके घर बेहतरीन, उसके घर बन चुके हैं, वह बेहतरीन तरीके से समाज में इज्जत पा रहा है। तो आप क्यों आज पीछे पड़े हुए हैं सरकारी नौकरी के? क्यों आज यूपी टेट की तैयारी आप ईमानदारी से कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप बाहरी उद्दीपक से प्रेरित हुए हैं, भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बगल में एक मतलब कि एक लोग हैं वो PCS हो गए हैं, इस तरीके से उनकी चीज़ें लगातार सामाजिक चीज़ें बढ़ रही हैं तो आप वो देख करके प्रेरित हो रहे हैं। तो क्या होता है? प्रोत्साहन का सिद्धांत होता है, बाह्य प्रोत्साहन का सिद्धांत होता है। बाउल्स को मैंने दिया है। क्षेत्रीय सिद्धांत क्या होता है? क्षेत्रीय सिद्धांत कुटलेविन ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके क्षेत्र वातावरण पर निर्भर करता है। आपके क्षेत्र का वातावरण जैसा होगा वैसा ही आपकी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आपका वातावरण जो है चोरी वाला रहेगा, डकैती वाला रहेगा तो आपका निश्चित रूप से दिमाग वैसा ही चलेगा। आपके घर के आसपास कम से कम अगर 10-15 टीचर हो गए हैं तो आपका दिमाग शुरू से BEd BTC की तरफ चलेगा। आपके आसपास 10-15 लोग PCS हो गए हैं तो आपका दिमाग शुरू से ही UP PCS की तैयारी पर चलेगा। आपके आसपास 10-15 UPSI UP पुलिस हो गए हैं तो आप शुरू से खाएंगे पिएंगे दौड़ेंगे, आपको फिजिकली काम करने में आपका मन लगेगा। ठीक है, तो आपके आसपास का वातावरण आपको बनाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने पढ़ा दिया है मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद जो चीज़ें बच रही हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान पूरी तरीके से मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की वीडियो में मनोविज्ञान के प्रमुख 5 स्कूल भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रमुख शिक्षण विधियाँ आप सभी लोग मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रमुख शिक्षण विधियाँ मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद देख लीजिए, चलिए मैंने RTE नहीं पढ़ाया है तो RTE देख लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार का निर्माण जो एक्ट आया था वह 2009 में आया था, लेकिन इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। आप सभी लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह एक्ट जो है 2009 में आया था लेकिन लागू 2010 में हुआ था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। RTE के तहत या शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था इसके तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात 1:3 होना चाहिए, अर्थात 3 क्या समझ रहे हैं, छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 1:3 का होना चाहिए। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। RTE के तहत, ठीक है, RTE के तहत शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने कार्य करने चाहिए? तो 1 वर्ष में प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक को 800 घंटा, एक शिक्षक को नहीं, प्राथमिक स्तर पे न्यूनतम 800 घंटा कार्य होना चाहिए, 200 दिन कॉलेज चलना चाहिए। ठीक है, RTE 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं। RTE राज्यसभा में पहले 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था, उसके बाद लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। ठीक है, SMC क्या होता है? SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो कि प्राइमरी विद्यालयों में बनती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह अभिभावक ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं। ठीक है, और वही अभिभावक मतलब वही इस कमेटी का मेंबर बन सकता है जिसके बच्चे उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हो। इसे SMC बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में यदि 150 से अधिक बच्चे हैं तो विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होते हैं। ठीक है, RTE 2009 उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 छात्र शिक्षक का अनुपात होता है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर। लेकिन ध्यान रखिए प्राथमिक स्तर पर कितना होता है, 30:1 का होता है। यदि 200 से अधिक बालक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में है, छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 का होगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम है, 200 से कम है, तो 35:1 का होगा उच्च प्राथमिक में। और उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 1000 घंटे और 220 दिन शैक्षणिक कार्य होना ही चाहिए। यदि प्राथमिक विद्यालय पर 240 से अधिक बच्चे हैं तो 6 अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय पर अगर 240 से ज़्यादा बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय में तो वहाँ 6 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक प्रतिदिन 4.5 घंटे पढ़ाता है। ठीक है, धारा 17 के अंतर्गत इसकी जो धारा है उसकी धारा 17 के अंतर्गत आरटी की धारा 17 के अंतर्गत शारीरिक दंड देना बिल्कुल मना है। इंपॉर्टेंट है, किस धारा के अंतर्गत शारीरिक दंड देना मना है, तो धारा 17। आरटी 2009 का फुल फॉर्म क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 1 से 5 के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 1 किलोमीटर। अगर एक बच्चे का 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय मिल जाता है तो आरटी यही कहता है कि अगर प्राइमरी का बालक है तो 1 किलोमीटर के अंदर ही उसे विद्यालय मुहैया हो जाना चाहिए, और अगर 6 से 8 तक का बालक है तो उसे 3 किलोमीटर तक विद्यालय मुहैया होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आरटी की धारा 28 में बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, अगर आप एक प्राइमरी के मास्टर हो जाते हैं तो धारा 28 सीधी सीधी आरटी कहती है कि आपको प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। अगर वह ऐसा काम आप करते हैं तो आप अवैध काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। छात्र शिक्षक अनुपात में प्रधानाचार्य को शामिल नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला यूपी टेट का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है। इसकी स्थापना 1947 में इलाहाबाद में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके पदेन अध्यक्ष को निर्देशक कहते हैं। वर्तमान में यह संस्था जो SCERT है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। अर्थात जो यह संस्था है उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला, ठीक है, यह जो है वर्तमान के समय में SCERT के अंतर्गत ही कार्य करती है। इसके प्रमुख कार्य क्या है मित्रों, इसके प्रमुख कार्य क्या है, इसके प्रमुख कार्य है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को परामर्श देती है, मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाती है, छात्रों को व्यावसायिक या व्यक्तिगत निर्देश देती है, प्रशिक्षण कार्य के दौरान प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन शिक्षकों को भी परामर्श देती है। अभी आप वर्तमान में जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं तो भी आपको जो है यह परामर्श देती है, और जब आप नौकरी में आ जाएंगे तब भी आपको जो है यह परामर्श देती रहेगी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा VVIP है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा कौन करवाती है, तो राष्ट्रीय मनोविज्ञान शाला ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा करवाती है। हर 3 महीने पर त्रैमासिक पत्रिका भी यह निकालती है। मंडलीय मनोविज्ञान शाला क्या होती है मित्रों, प्रत्येक मंडल पर एक मनोविज्ञान शाला होती है। यह पूरे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में, और मंडलीय मनोविज्ञान शाला का मतलब होता है ये प्रत्येक मंडल पर होता है। छात्रों का व्यवसाय चयन में परामर्श देती है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देती है। लगभग वही काम होता है जो इलाहाबाद वाली मनोविज्ञान शाला करती है, लगभग वही काम होता है, केवल यह प्रतिभा खोज की परीक्षा नहीं कराती है। आगे बात करते हैं जिला चिकित्सालय। मित्रों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में डॉक्टरों की समिति कार्य करती है जिला चिकित्सालय में, जिसे CMO बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। इसी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय चलता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का यह परीक्षण करती है और प्रमाण पत्र देती है। अगर आपको जो है कोई दिव्यांगता आ गई है, आपको जो है उसका छूट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, सरकारी नौकरी में उसका जो है आपको प्रमाण पत्र लेना है तो आपको अपने CMO से मिलना पड़ेगा। CMO आपका परीक्षण करेंगे और आपको जो है प्रमाण पत्र बना करके दे देंगे। समुचित उपकरण ये प्रदान करवाती है, चश्मा, बैसाखी या जो भी चीज़ें होती हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तो ध्वनि विस्तारक यंत्र वगैरह सब कुछ देते हैं। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे आप डाइट बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में तो 1986 में पारित हुआ था। 1987 से यह कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यह सभी चीज़ें आपके यूपी टेट के सिलेबस में हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, शिक्षक बनने से पूर्व सेवा पूर्व प्रशिक्षण देती है। वर्तमान के समय में आप डाइट में प्रशिक्षण ले रहे हैं या प्राइवेट में ले रहे हैं, फिर भी आप डाइट के ही माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे हैं।
सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण जब आप नौकरी पा जाएंगे उसके बाद भी आपका प्रशिक्षण डाइट में चलता रहता है। बीआरसी का निरीक्षण करना एवं सुझाव देना, जो आपके बीआरसी होती हैं प्रत्येक ब्लॉक पर, ब्लॉक रिसोर्स जो सेंटर्स होते हैं उसका जो है निरीक्षण करती है, उसको सुझाव भी देती है। प्रधानाचार्य के लिए संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का निर्देश देती है। अगर आप प्रधानाध्यापक हो गए हैं कॉलेज के तो आपको जो है समय समय पर निर्देश दिया जाएगा कि आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। तो यह जो है डाइट ही निर्धारित करती है। स्थानीय आवश्यकता हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण करवाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्धारित करती है। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाती है। सब पढ़े सब बढ़े की जो एक मुहिम है उसे पूरा करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। डाइट के 7 अंग हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन कौन से हैं? सेवा पूर्व शिक्षकों का एक प्रशिक्षण करवाती है, कार्य अनुभव देती है, जिला संसाधन इकाई होती है, सेवारत शिक्षकों का कार्यक्रम तैयार करती है, पाठ्यक्रम सामग्री एवं विकासों का मूल्यांकन करती है, शैक्षिक तकनीकी की बात करती है, योजना एवं मैनेजमेंट का कार्य भी विद्यालयों का डाइट ही संभालती है। तो मतलब 7 कमेटी बनाई गई है। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई है, कार्य अनुभव के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिला संसाधन इकाई के लिए कमेटी बनाई गई है। इसमें कर्मचारी काम करते हैं और इस काम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। पर्यवेक्षण व निरीक्षण तंत्र क्या होता है मित्रों? इसके अंतर्गत 3 लोग आते हैं जो बच्चों को विद्यालय या शिक्षक से जोड़ने का काम करते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है? सामाजिक कार्यकर्ता होता है। जो बच्चे छूट जाते हैं उनके पर्यवेक्षण करके बेटा तुम क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो उन्हें पूछते हैं और उन्हें जो है विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेटा पैसा नहीं लगेगा, आपको विद्यालय ड्रेस, आपके बैग, आपके जूते मोजे, आपके परिधान, आपके मतलब कि सब कुछ चीज़ें फ्री मिलेंगी, खाना भी फ्री मिलेगा। आपको केवल पढ़ना है, पढ़ने से वंचित मत रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। तो पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र में सबसे आगे कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता है। उसके बाद सरकारी चिकित्सक है। अगर कोई बच्चा जो है फिजिकली कमज़ोर है, कोई उसे समस्या आ गई है, सरकारी चिकित्सक उसे पढ़ाने मतलब कि देख करके उसकी समस्याओं को निदान करता है और उसे विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मनोचिकित्सक जो होते हैं, अगर बच्चा जो है मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है उसे बेहतरीन करने का प्रयास करता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मित्रों 1987 में चलाया गया, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं जैसे चाक, डस्टर, पुस्तकें, खोज, खेल सामग्री, ये सब कुछ इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है उद्देश्य रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में 2 कमरे होने चाहिए, 2 शिक्षक होना चाहिए, 1 बरामदा होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम 2 शिक्षकों में 1 महिला शिक्षक अनिवार्य होना चाहिए। अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कहा गया 2 कमरे 2 बरामदे, ठीक है, 2 कमरे 2 शिक्षक और दोनों कमरों के आगे बरामदा होना चाहिए, चाक, डस्टर वगैरह विद्यालय में होना चाहिए, 2 शिक्षकों में 1 शिक्षक निश्चित तौर पे महिला होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यही कहता है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। इंद्रियों के आधार पर इसे 3 प्रकार से बांटा गया है, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री। तो आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा, ईमानदारी से आप पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सिद्धांत पर मैंने 1 लाइनर बाद में दिया है, अगर आपको देखना है तो मैं चला दे रहा हूँ, आप इसे पॉज कर करके देख लीजिएगा ईमानदारी से। ठीक है, मैंने अच्छी तरीके से नोट्स में लिखने का प्रयास किया है। अब जो है मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ें आपकी बची हुई हैं, निश्चित तौर पे मैंने सभी चीज़ें कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और भी अगर कुछ चीज़ें आपकी बच जाती हैं तो मैं उसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। आज सीडीपी की थ्योरी की जो क्लासेस थी मेरी तरफ से आज पूरी तरीके से समाप्त की जा चुकी हैं। अब इसके बाद थ्योरी की अगर कोई भी चीज़ें बचेंगी उसे मैं रैंडमली क्लास ला करके इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। प्लेलिस्ट आज आपकी कंप्लीट है। इसे पढ़ने के बाद आप अपने आप को यूपी टेट के लेवल पर अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे और आप कहीं से भी किसी भी तुर्रम खान का जो है लेकर के आप बैच पढ़ रहे हैं तो आप अगर उनसे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आभास होगा कि मैंने वो चीज़ें आपको दिया है जो 15 क्लास जो आपको 105 क्लासेज में मिलनी चाहिए वो मैंने आपको 40 क्लासेज में आज कंप्लीट करवाया है। तो आप सभी से आज जो है इस क्लासेज को समाप्त करता हूं, आगे चीज़ें आपके लिए देने का मैं प्रयास करता रहूँगा। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।